गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स आफ्टर एक्सरसाइज 9.6। फर्स्ट देखिए इसमें हमें क्या दिया है। टू डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कोन फ्रॉम द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ द लाइन एंड द पैराबोलाइड। कि अब हम इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कोन निकालेंगे, लेकिन हम कहाँ से निकालेंगे उसको? टेंजेंसी की कंडीशन से। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती थी हमारे पास कि एक प्लेन एक कर्व को कब टच करेगा। और अब एक लाइन और एक पैराबोलाइड, इनकी पहले हम देखेंगे टेंजेंट की कंडीशन, फिर हम उससे क्या निकालेंगे? एनवलपिंग कोन। तो अब लाइन की बात आई, हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली। ये लाइन कैसी है जिसके डायरेक्शन रेशो कोसाइंस क्या है, या फिर रेशो मान लो, क्योंकि हम इनको एक्चुअल नहीं मानते। एक्चुअल क्या आते थे? एल अपॉन अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो अल्फा बीटा गामा से पास करती है और इसका डायरेक्शन रेशो है एल एम एन। पैराबोलाइड भी बोला इन्होंने क्वेश्चन में, तो हम क्या ले लेंगे? पैराबोलाइड की इक्वेशन। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही है जो हमने पीछे निकाली हुई है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे आएगी हमारे पास? देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड पैराबोलाइड था, तो पैराबोलाइड और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर वो एक पॉइंट पे कर जाएगा, अगर सपोज ये वाला है, ये अगर 2 पॉइंट पे करेगा पैराबोलाइड को, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। और अगर वही लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके ऐसे निकल जाएगी तो क्या बन जाएगी? टेंजेंट। इक्वेशन यहाँ तक सेम चलेगी बिल्कुल। ये आ गया आपके पास। अब टेंजेंट है, दैट मीन्स लाइन टेंजेंट है, इसका मतलब 2 आर नहीं आएंगे, कितने आएंगे? एक ही आएगा। तो R1 इज इक्वल्स टू R2, दैट मीन्स रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल, तो उसके लिए क्या चाहिए था हमें? अब तक हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4AC शुड भी इक्वल टू 0, कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए? 0। एक इस इक्वेशन से आप डिस्क्रिमिनेंट 0 रख सकते हैं, तो वहाँ से ये डायरेक्ट आया हुआ है। ये जो इक्वेशन आई है, ये आ गई है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। ये पैराबोलाइड है, ये एक लाइन है, ये इस पे कब टेंजेंट होगी? जब इस कंडीशन को क्या कर दे? वो लाइन सेटिस्फाई। नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम एल एम एन एलिमिनेट कर दे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए एनवलपिंग कोन। जब कोन बनती है तो मैंने आपको क्लास में बताया था, जैसे एक पॉइंट है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6, बहुत सारी लाइंस बनेंगी। इनको मिला के ही अगर मैं देखूंगी तो क्या बन जाएगी? एक कोन। नीचे की साइड से अगर हम देखेंगे क्या बन रही है? कोन। तो एक लाइन नहीं है, वहाँ बहुत सारी लाइन है, और जब लाइन बहुत सारी है तो उनके जो डायरेक्शन रेशोज है वो भी अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि देखो पॉइंट ये है x1 y1 z1, यहाँ से एक लाइन बनी, तो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या हो गए? LMN। लेकिन पॉइंट तो फिक्स है ना, यहाँ से पास कर रही है लाइन, फिर यहीं से मैंने दूसरी लाइन बनाई है। अब इसके डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, पर पॉइंट क्या रहेगा? सेम। तो इस इक्वेशन में हम इसलिए x1 y1 z1 तो नहीं बदलेंगे, ये x y अल्फा बीटा गामा जैसे आपके यहाँ दिए हैं, हम यहाँ बदल देंगे डायरेक्शन रेशोज। तो ये इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट क्या दिया है? अल्फा बीटा गामा की लाइन यहाँ से पास कर रही है सारी। LMN को करने के लिए हमने लोकस ऑफ टेंजेंट लिख दे। लोकस ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगा, कैसे आया? इस इक्वेशन को सपोज कर लो आपको k के इक्वल है, L की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को इक्वल मान के, देन M देन N, इनकी वैल्यूज़ निकाल लोगे। वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे पुट कर देना इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास ये आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखा है, रीअरेंज किया है, बस और कुछ नहीं किया है। पहले इसके स्क्वायर्स को ले रीअरेंज करके लिख दिया है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। मेरा आंसर आ गया, बस मैंने इसको क्या लिखा है कि ये क्या है? S है, S1T। तो अगर इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? ये दोनों चाहिए मुझे, तो इसको इस साइड भेज दूँ। तो देखो क्या आ गया? AX² प्लस BY² इज इक्वल्स टू S प्लस में 2Z। ऐसे ये दूसरी आ जाएगी, ऐसे तीसरी। बस इन वैल्यूज़ को अब उठा के कहाँ पुट कर दिया? इक्वेशन नंबर 4 में, कि ये हमने निकाली है वैल्यूज़, इक्वेशन नंबर 4 में रखा, तो मेरे पास यही बन गई है एनवलपिंग कोन। पर आप ध्यान क्या रखोगे? S की वैल्यू क्या है, S1 की क्या है और T की क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन टू अ पैराबोलाइड। कि अब हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन है एक पैराबोलाइड पे।
जैसे आपको एक पैराबोलाइड दिया होगा, उस पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन लेने हैं, ऐसे टेंजेंट प्लेन लेने जो आपस में कैसे हो 90 डिग्री पे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ वो तीनों परपेंडिकुलर प्लेन आपस में मिल रहे हैं, जैसे ये वाले हैं, ये जो पॉइंट जहाँ पे तीनों मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें उसका क्या निकालना है, लोकस। इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड लिख लें क्योंकि क्वेश्चन पैराबोलाइड का है। एंड द इक्वेशन ऑफ कोन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन टू 1, क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी कई बार दिखाया है कि अगर आप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन लोगे, जैसे आप एक्स एक्सिस मान लो एक प्लेन, एक जैसे ये एक्स एक्सिस, एक वाई, एक जेड, अगर आप उस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वाली फिगर को माइंड में एक बार सोच के देखो और जीरो जो उसका ओरिजिन है वहाँ से उसको पकड़ के ऊपर रख दो, मतलब उसको कहाँ कर दो, ऊपर की साइड। जैसे मेरे पास ये थी एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, और मैंने इस ओरिजिन से पकड़ के इसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो नीचे की साइड क्या बनेगी, कोन बनेगी। तो एनवेलपिंग कोन का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये एनवेलपिंग कोन का है, तो हमने लिख दिया एनवेलपिंग कोन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट टू 1b, ये लिख दिया हमने एनवेलपिंग कोन के लिए। तो यहाँ से फिर हमने क्या किया है, वेयर L1, M1, M1 आर द डायरेक्शन कोसाइंस, एंड हमें ये भी बताया गया है कि L1 स्क्वायर बाई ए प्लस M1 स्क्वायर बाई बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस N1p। नेक्स्ट अब क्या कह रहे हैं ये, इन्होंने कहा है कि जो P1 है उसकी वैल्यू बताई है, तो अगर ये हमारी वैल्यू है P1 की, तो ये ले जाके हम ऊपर पुट कर दे, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। हमने क्या किया है, P1 को ऐसे सॉल्व कर लिया है। अब हमने इसको जो ये नीचे N1 था इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो ये तो सिर्फ एक टेंजेंट प्लेन था, हमें 3 टेंजेंट प्लेन चाहिए, हमने कहा था एक प्लेन ये है। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया ऐसे सॉल्व करके यहाँ पे लास्ट। तो ऐसे ही सिमिलरली हमें वो जो 2 बचे हुए टेंजेंट प्लेन हैं वो भी मिल जाएंगे, बस उसके लिए एक के लिए 2 आ जाएगा, एक के लिए 3 आ जाएगा। अब हम इन तीनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट में, राइट हैंड साइड राइट में। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आ गया विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस, कि हमारे पास ये लोकस बन गया है। किस में है ये प्लेन, पैरेलल टू एक्स वाई है, परपेंडिकुलर टू जेड है, एक्स वाई में है ये प्लेन और परपेंडिकुलर किसके है, जेड के है। अब देखिए अगर आपको याद हो तो क्लास में भी हमने डिस्कस किया था पिछली बार, कॉनिकॉइड के लिए सेम आर्टिकल दोबारा आ रहे हैं। नॉर्मल टू एन इलिप्टिक पैराबोलाइड, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1, z1 ऑफ द इलिप्टिक पैराबोलाइड। ये इलिप्टिक पैराबोलाइड दिया आपके बार हमें इक्वेशन किसकी फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल की, इस पॉइंट पे। तो जब भी आपको कभी नॉर्मल वर्ड आए तो इसका मतलब पहले आपको जो पैराबोला ये बना लिया, यहाँ इस पॉइंट पे फिर आपको क्या बनाना है, एक टेंजेंट प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो इस पे यहाँ पे क्या हो, टेंजेंट, और यहाँ पे आप फिर क्या बनाओगे 90 डिग्री पे एक और ऐसे। तो ये क्या बनेगा आपका नॉर्मल। नॉर्मल के लिए इसलिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक टेंजेंट प्लेन चाहिए। तो देखिए पहले इलिप्टिक पैराबोलाइड लिखा, टेंजेंट प्लेन लिख लिया कि इसके लिए तो हमें पता है ये बनता है टेंजेंट प्लेन। तो जो अगर ये एक नॉर्मल वो है टेंजेंट प्लेन है, उसकी इक्वेशन ये है, तो जो इसका नॉर्मल बनेगा हम कह सकते हैं जो इसके टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है वो इसके क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखो x के लिए इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x1 बाई ए स्क्वायर, सॉरी x बाई ए स्क्वायर बाई x1 प्लस y बाई बी स्क्वायर बाई y1, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस z इज इक्वल्स टू z1, ऐसे ले सकते हैं। इसने यही किया, देखिए अब ये इक्वेशन पहले ऐसे लिखी है, फिर इसने देखा है x का डायरेक्शन रेशियो कौन है, ये वाला, y के लिए ये आ जाएगा, ऐसे ही z के लिए ये है -1। तो इसने कहा है कि इसके लिए ये डायरेक्शन रेशियो है, तो नॉर्मल के लिए क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो इसने लिख दिया नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल आर प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे है, 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस। तो इस लाइन को अगर लिखना चाहते हैं मैं एक पेज पे अगर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एक हमने बनाया टेंजेंट प्लेन, उस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू z प्लस z1। अब अगर मैं यहाँ पे साइड में एक नॉर्मली लिखूँ तो एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी, एल एक्स प्लस एम वाई
प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते थे जो एक्स के सामने है, एल एम एंड एन, ये होते थे इसके डायरेक्शन रेशियोज। अब इस प्लेन के देखते कैसे आ सकते हैं। एक्स के सामने कौन है, ऐसे देख लो, एक्स वन बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई वन बाई बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड को इधर ले आए, जेड इज इक्वल्स टू जेड वन। तो अब जैसे इसमें एल एम एन होते थे डायरेक्शन रेशियो, तो इसमें कौन बनेगा, इसमें बनेंगे डायरेक्शन रेशियोज एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन, यही आएंगे। तो इसने यही कहा है ये डायरेक्शन रेशियो, लेकिन किसके आए, टेंजेंट प्लेन के। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन थी, तो जो अब इस टेंजेंट प्लेन पे एक नॉर्मल आएगा तो ये डायरेक्शन रेशियो उसके लिए क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसने यही लाइन लिखी है, देखिए यहाँ पे आ जाएगी वाली। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल होती क्या, एक लाइन ही बनेगी हमारे पास। नॉर्मल है किस पॉइंट से पास कर रही है, आपने किस पॉइंट पे बनाए हैं, ये यहाँ पे x1 y1 z1 पॉइंट पे बनाए हैं, यही पॉइंट है जहाँ पे पैराबोला को टेंजेंट प्लेन टच करता है और उस पर ही हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनेगी। तो ये इसका ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास करती है, ये पॉइंट से पास करेगी तो कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन उसके कोसाइन। क्या है डायरेक्शन कोसाइन इसका, ये वाला। ऐसे ये लाइन y1 से भी पास करती है, z1 से भी इक्वेशन लिख दी है हमने। नेक्स्ट है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल आर प्रोपोर्शनल टू दिस। ये आगे इसके प्रोपोर्शनल है। एक्चुअल कैसे आते हैं, एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस ये तो सेम आया एज इट इज अपॉन 1/k 1/k 1/k। तो इस k को ऊपर ले जाए मल्टीप्लाई कर दे, ये बन जाएगा वेयर k इज, k क्या होता रहा। अब देखिए अगर किसी के लिए भी डायरेक्शन कोसाइन मैंने बोले हैं, प्रोपोर्शनल वर्ड यूज़ किया है कि प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, एल एम एन के। तो एक्चुअल क्या बनते थे, एल अपॉन अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब इसने भी यही कहा है हमें कि अगर इसके कैसे हैं वो प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन, तो एक्चुअल क्या आएगा, फर्स्ट अपॉन, ये फर्स्ट लिखा अपॉन में अंडर द रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, यही आएगा। वैसे ही m अपॉन आता रहा, n अपॉन आता रहा, तो यहाँ भी एक बार ये आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, फिर दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। इसमें भी देखो यही लिखा हुआ है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसे सॉल्व करके बस ये होता है, ये आ जाएगा। अब नंबर ऑफ नॉर्मल पूछा है हमसे, तो कॉनिकॉइड में कितने नंबर ऑफ नॉर्मल बन सकते थे, 6। यहाँ पे देखते कितने बन सकते हैं। टू प्रूव दैट देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन एन इलिप्टिक पैराबोलॉइड द नॉर्मल एट विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, कि एक गिवन पॉइंट से कितनी नॉर्मल बन सकती है, एक इलिप्टिक पैराबोलॉइड पे 5 बन सकती है। तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई k या r आएगा जिसकी पावर कितनी आएगी, 5 आएगी। इलिप्टिक पैराबोलॉइड लिखा, नॉर्मल दिखाने कितने होते हैं, तो पहले नॉर्मल एक तो पता हो एटलीस्ट, एक नॉर्मल की इक्वेशन लिखी। हम लेट करें नॉर्मल कहाँ से पास करती है, अल्फ़ा बीटा गामा से। तो x की जगह अल्फ़ा कर देंगे, y की जगह बीटा, z की जगह गामा। अब कुछ वैल्यूज़ निकालनी है यहाँ से, तो वैल्यू किसकी रख दी, लैम्डा, कुछ से किया है। वैल्यूज़ निकाल ली x1 की, y1 की, z1 की। बट ये जो आपने पॉइंट लिया है x1 y1 z1, यही वाला पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल बनाई, ये है x1 y1 z1। अल्फ़ा बीटा गामा तो कहीं ऊपर है, ऐसे यहाँ लगा लो, ये है अल्फ़ा बीटा गामा, ये पॉइंट है अल्फ़ा बीटा गामा, ये है x1 y1 z1। पर यही पॉइंट तो हमारा पैराबोलाइड, इलिप्टिक पैराबोलाइड हो, इस पर बैठा है, तो इसका उसकी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसलिए x1 y1 z1 को हमने किस में पुट कर दिया, इलिप्टिक पैराबोलाइड की इक्वेशन में। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़, देखो ये आ जाएगी। तो इसमें अगर हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है हाईएस्ट, यहाँ से देखते हैं। एक लैम्डा यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से। इसका मतलब टोटल इस साइड पे कितने लैम्डास बनेंगे, लैम्डा की पावर 5। तो इसका मतलब इस रूट, मतलब इस इक्वेशन कितने रूट आएंगे, 5 रूट आएंगे। 5 रूट का मतलब हमने तो एक नॉर्मल बताई थी अभी, तो ऐसी ऐसी कितनी नॉर्मल आएंगी, टोटल 5 नॉर्मल्स आएंगी। नेक्स्ट अब इसमें क्या है, क्यूबिक कर्व थ्रू द फिट ऑफ द 5 नॉर्मल फ्रॉम अ पॉइंट।
आपको अगर याद होगा तो हमने जब कॉनिकॉइड किया था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग के आर्टिकल्स तो उसमें आया था कि एक पॉइंट से 6 नॉर्मल बन सकती है। यहाँ पे कितनी बनी है 5। फिर हमने कहा था जो ये 6 नॉर्मल है, मतलब जहाँ पे नॉर्मल बन रहे हैं, ये क्या होते हैं, उस कॉनिकॉइड और एक क्यूबिक कर्व के इंटरसेक्शन के पॉइंट थे। सेम आर्टिकल यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है कि ये जो हमारे नॉर्मल जहाँ जहाँ बनी है, ये जो पॉइंट है जहाँ नॉर्मल आके ऐसे फिट लगे हैं उसके, ये क्या है, इंटरसेक्शन है किस किस की, ऑफ इलेप्टिक पैराबोलाइड एंड अ सर्टेन क्यूबिक कर्व की। डायमीट्रल प्लेन पहले भी आया था, अब फिर से आ रहा है। टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ पैराबोलाइड। मुझे अगर सपोज कर लें ये दिया है एक पैराबोलाइड और ये इसका क्या है, सेंटर है, तो अगर मैंने कहा है मेरे पास वो कॉर्ड्स जो सेंटर से पास करें और कैसी हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए, अगर मैं इन सब को देखूँ, इनका लोकस निकालूंगी, तो ये क्या बनेगा, एक डायमीट्रल प्लेन बनेगा। तो हमें इसका मतलब क्या करना है, पहले एक पैराबोलाइड लेना है। जब कॉर्ड्स की बात की है मैंने, तो कोई एक लाइन तो हो जिसके पैरेलल बनेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें अगर नहीं पता चल रहा, ये था एक कॉनिकॉइड, मैंने ये सेंटर लिया है, ये एक लाइन ली है, मैंने अपनी मर्जी से बना ली। मैं ऐसे ही बना सकती थी, ऐसे ही बना सकती थी, फिलहाल मैंने ये लिया जो सेंटर से पास कर रही है और बाइसेक्ट भी कर रही है। फिर मैं कह रही इसके पैरेलल सारी कॉर्ड्स बना लो जितनी आप बना पा रहे हो। ये सारी कॉर्ड्स कैसी हैं, इसके पैरेलल। इन सब का निकालना क्या है, पहले हमें निकालना है इनका मिड पॉइंट सबका, ताकि ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। इन सब का मिड पॉइंट निकाल दिया। इसको जब हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा, एक डायमीट्रल प्लेन बनेगा। देखो 2D में आपको दिख रहा होगा डायमीटर है ना, जब 3D में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो पहले ये लाइन ली कि भाई जो बाकी सारी कॉर्ड्स है वो क्या होंगी, इसके पैरेलल होंगी। इसके पैरेलल होंगी तो डायरेक्शन रेशो उनके भी क्या बन जाएंगे, LMN ही बन जाएंगे। अब मैंने कहा है यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थ्रू, कि भाई एक कॉर्ड की बात करते हैं, हम एक साथ इतनी सबकी तो बात कर नहीं सकते, किसी एक की बात कर लेते हैं। जैसे ये वाली मैंने सपोज यहाँ पे सिलेक्ट की है, इसका मैंने यहाँ ले लिया है मिड पॉइंट x1 y1 z1, ये मिड पॉइंट लिया है। तो क्या ये लाइन इससे पास कर रही है, बिल्कुल कर रही है। दैट मीन्स इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और ये लाइन किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। दैट मीन्स डायरेक्शन रेशो यहाँ से ले लेगी। अब मैं यहाँ से इक्वल टू कोई r लगा के वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ। इन दोनों को इक्वेट करूँगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, LR प्लस x1, ऐसे ही y की आएगी MR प्लस y1, z की आएगी NR प्लस Z1। ये आ जाएंगी वैल्यूज़ हमारे पास। ये वैल्यूज़ किस पे है, इस लाइन पे, इस लाइन पे आई है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो उसके लिए भी तो x y z इसी से पता चलेंगे, पर ये पॉइंट तो क्या कर रहा है, इस कॉनिकॉइड पे भी है और इस क्वेश्चन में किस पे, पैराबोलाइड पे भी है। दैट मीन्स उसकी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमने ये x y z की वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 जो पैराबोलाइड की थी उसमें पुट कर दी है। जैसे ही हमने पुट की हमारे पास ये आ गई है वैल्यू। अब हमने देखा r के ऊपर क्या है 2, इसका मतलब 2 रूट आएंगी। पर जब हमने ये x1 y1 z1 जो पॉइंट रखा हुआ है इसमें, ये क्या था, उसका मिड पॉइंट, ये क्या था, मिड पॉइंट। दैट मीन्स अगर इधर एक r आ रहा है, एक इधर के लिए r आ रहा है, पर दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, सेम, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, जितना इधर डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस इधर। दैट मीन्स r1 इज इक्वल्स टू r2 होना चाहिए। पर एक लेफ्ट में है तो दूसरा कहाँ है, राइट में। दैट मीन्स अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव। तो r1 प्लस r2 क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या है, सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस दिस टर्म जो r के साथ है ये वाली अपॉन में दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 के पास भेज देंगे, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज -2 AL x1 BM y1 माइनस n अपॉन a भी आता ना, AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको भी 0 के पास मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 को भी लेके जा रही हूँ, तो क्या बचेगा आपके पास, AL x1 BM y1 माइनस n इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा, यही इन्होंने लिखा है। तो ये तो अब एक लाइन की बात की थी ना अपने, ये वाली। जब दूसरी लाइन आएगी तो उसका मिड पॉइंट कोई और आएगा, पर डायरेक्शन रेशो तो हमेशा सेम रहेंगे क्योंकि पैरेलल है आपस में।
उसका मिड पॉइंट हो सकता है x2 y2 z2 आए, तीसरी के लिए x3 y3 z3 आए। तो इसका मतलब एलिमेंट तो फिक्स है क्वेश्चन में, बस ये x1 y1 z1 ये चेंज होंगे। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, x y और z है ही नहीं, वरना z लिख देते। तो ये आ गया है आपके पास लास्ट आर्टिकल।